हेलो दोस्तों, तो ये है लेक्चर 4 आयनिक इक्विलिब्रियम का। आज हम जहां से स्टार्ट करने वाले हैं वो टॉपिक है हमारा कि पीएच कैलकुलेशन ऑफ अ पॉलीप्रोटिक एसिड। अच्छा, पॉलीप्रोटिक एसिड क्या होता है? मतलब जैसे आपका सपोज आपका कोई एसिड है CH3COH है, ठीक है। तो अब ये हमारा कौन सा एसिड है? ये हमारा मोनोप्रोटिक एसिड है बेसिकली। पॉलीप्रोटिक एसिड आपको पता है, पॉलीप्रोटिक एसिड वो होते हैं जिसमें एक से ज्यादा आयनाइजेबल H प्लस आयंस होते हैं। जैसे आपका H2S हुआ, हाइड्रोजन सल्फाइड, उसके अंदर दो H प्लस हैं, तो वो दोनों को आयनाइज कर सकता है। अच्छा, इसकी खास बात, अब जो ये दोनों आयनाइजेबल H प्लस आयंस होते हैं, इनका अलग अलग डिसोसिएशन कांस्टेंट होता है Ka1 Ka2। ठीक है, कुछ खास बातें कि जब भी इस तरह के एसिड्स आते हैं हमारे पास, तो हमें पता होना चाहिए कि जो इनका पहला डिसोसिएशन कांस्टेंट है वो सबसे बड़ा होता है, फिर दूसरे वाला काफी छोटा हो जाता है पहले वाले के मुकाबले, और तीसरा वाला और भी बहुत छोटा हो जाता है। तो ये कुछ बातें हमें ऐसे पॉलीप्रोटिक एसिड्स के बारे में पता होनी चाहिए। तो आओ अब इसको एक एग्जांपल समझते हैं, जिसमें हम एक एसिड लेते हैं जिसमें 3 आयनाइजेबल H प्लस आयंस होंगे, और उसके अकॉर्डिंग हम समझेंगे कि यार कैसे काम करते हैं। ठीक है, तो लेट अस अज्यूम, मैं पहले हेडिंग डाल देता हूं, पीएच ऑफ पॉलीप्रोटिक एसिड्स। फाइन, ठीक है। अच्छा, इसमें आओ, सपोज पहले मैंने लिखा H3A। ओके, ये देख लो, 3 H प्लस आयंस है ना, तो ये किसमें गया? H2A माइनस प्लस H प्लस में। ठीक बात। तो हमें कंसंट्रेशन इसकी दी होगी ना, H3A की हमें कंसंट्रेशन दे दी होगी, और कह देंगे कि इसका H पेच निकालो। तो सपोज इसकी कंसंट्रेशन थी C, तो मैंने इसको लिख दिया 1 माइनस अल्फा 1। ये कितना हो गया? C अल्फा 1 C अल्फा 1। ओके गाइस, अब आपने क्या किया? H2A, अभी इसमें H प्लस आयन तो है, तो ये भी आगे जा सकता है, तो ये किसमें जाएगा? ये आपका चला गया Ha2 माइनस प्लस H प्लस आयन में। सही बात है। तो इसकी कंसंट्रेशन कितनी हो जाएगी? C अल्फा 1 इंटू 1 माइनस अल्फा 2। तो बेसिकली C अल्फा 1 अल्फा 2, एंड दिस आल्सो विल बिकम C अल्फा 1 अल्फा 2। अच्छा, कॉमन आयन लग रहा है यहाँ पर, तो इसको मैं ये भी लिख सकता हूँ प्लस C अल्फा 1 प्लस C अल्फा 1 अल्फा 2। ठीक बात है। एक और अभी आयनाइजेबल H प्लस आयन है, तो मैं इसको भी लिख देता हूँ, तो Ha2 माइनस, इट विल गो टू H, अब तो वो भी निकल जाएगा इसके पास H, तो ये कितना बन जाएगा? A3 माइनस प्लस H प्लस। ठीक है जी, तो अब ये कैसे डिसोशिएट करेगा? C अल्फा 1 अल्फा 2 इंटू 1 माइनस अल्फा 3। तो ये C अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा 3, और इसका भी कंसंट्रेशन कितना हो जाएगा? C अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा 3 प्लस ऊपर वाले कंसंट्रेशन C अल्फा 1 अल्फा 2 प्लस C अल्फा 1 प्लस C अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा 3 प्लस C अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा 3। ये बात हमें समझ में आई कि यार ऐसा ऐसा है, हमें कांस्टेंट दिए हुए K1 K2 K3। पहले तो आप ये ध्यान दो कि आपको क्या इनकी ये इस तरह से लिखना है कि C अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा 3 कैसे होगा, कि यार हमें C अल्फा 1 था, तो अब आगे कैसे डिसोशिएट होगा? वैसे ही 1 माइनस अल्फा 2 करके, जैसे हमारा यहाँ पे हुआ था, तो इसी तरह इसकी कंसंट्रेशन आ गई, H प्लस में हमारा कॉमन आयन इफेक्ट लग गया। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। तो अब आप एक बात देखो, आपको एक बात पता थी कि जो K1 है वो बड़ा होता है K2 से, वो बड़ा होता है K3 से। सिमिलरली आपका अल्फा 1 बड़ा होता है अल्फा 2 से, बड़ा होता है अल्फा 3 से। कॉमन सेंस भी ये बात कहती है हमें कि ऐसा होगा। ठीक है, तो इसमें तो आपको एक सिंपल सी बात नजर आई दोस्तों, कि आपका जो अभी हम तो H प्लस आयन का कंसंट्रेशन आपका कितना नजर आ रहा है आपको? आप आइडिया लगाओ। देखो, C अल्फा 1 सपोज कोई क्वांटिटी थी, तो C अल्फा 1 इंटू अल्फा 2, बेसिकली अल्फा 2 जो है वो अल्फा 1 से बहुत छोटा है। तो क्या मैं कह सकता, और अल्फा होते भी कैसे हैं? फ्रैक्शन में होते हैं ना, अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा 3, तो मल्टीप्लाई होने पर क्वांटिटी को और छोटा बनाएंगे। तो C अल्फा 1 अल्फा 2 C अल्फा 1 के कंपैरिजन में बहुत छोटा हो गया, और अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा 3 तो बहुत ही छोटा हो गया। तो क्या मैं बोल सकता हूं कि H प्लस का जो कॉन्सेंट्रेशन है वो सिर्फ C अल्फा 1 है? तो इसको मैंने लिख दिया C अल्फा 1। ठीक है, ये बात हमें समझ में आ गई। ओके, तो अभी आपके पास एक तो इक्वेशन आ गई ये। अब आप क्या कर सकते हो? आप लिखो K1 इक्वल टू बेसिकली दिस इंटू दिस अपॉन दिस, तो ये कितना हो गया? C स्क्वायर अल्फा 1 स्क्वायर अपॉन C इंटू 1 माइनस अल्फा 1। ठीक है जी, ये हमारा यहाँ पे कट गया, ये हमने नेग्लेक्ट कर दिया,
ये आपको समझ आती है वाली बात की कि नेग्लेक्ट हमारी प्रीवियस वाले से ही चलता आ रहा है। मैं नेग्लेक्ट इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि इस टाइप के सवालों में आपको नेग्लेक्ट करके देगा, वो इतना कॉम्प्लेक्स सवाल नहीं बनाएगा, चाहे वो आईटी एडवांस का भी सवाल क्यों ना हो। ठीक है, तो आपका अल्फा 1 कितना हो गया, अंडर रूट k1/c, सही बात है। सी अल्फा 1 कितना हो गया आपका हो गया सी अल्फा 1 इक्वल्स अंडर रूट k1c। बेसिकली आपने इसको c से मल्टीप्लाई कर दिया, तो यही आपका H प्लस का कंसंट्रेशन हो गया। तो H प्लस का आपका कंसंट्रेशन कितना आया, H प्लस का कंसंट्रेशन आपका आया H प्लस इक्वल्स टू अंडर रूट KC1। अच्छा आप याद करो, जब बहुत सारे एसिड वीक एसिड्स का हमने H प्लस का कंसंट्रेशन निकाला था, तो वो क्या था, अंडर रूट K1C K1C1 प्लस K2C2 प्लस K3C3 प्लस 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 KW, मतलब जितने भी हमारे एसिड्स हैं, और साथ में एक ऑटो प्रोटोलिसिस कांस्टेंट। इसके अंदर खास क्या होता है, इसके अंदर बाकी सारे भी आते बट वो सब नेग्लेक्ट हो चुके हैं, तो हमारे पास बचता कितना है, अंडर रूट K1C H प्लस का कंसंट्रेशन। ठीक है, ये हमें बात समझ में आ गई कि यार ये इतना होगा। सिमिलरली आपके पास जो बाकी चीजें हैं वो भी आपके आ सकती हैं। आपके पास अल्फा 1 आ गया, बेसिकली यही आपकी किसके बराबर होगी कंसंट्रेशन, H2A माइनस के भी बराबर होगी। आप किसी की भी कंसंट्रेशन निकाल सकते हो यहां से। आपको सपोज कह दी जाए कि यार Ha2 माइनस की निकाल लो, तो आप K2 की इक्वेशन लिखो। K2 की इक्वेशन कितनी हो जाएगी, H प्लस का कंसंट्रेशन, ये तो भी C अल्फा 1 ही रहेगा, इसका कंसंट्रेशन कितना हो गया, C अल्फा 1 अल्फा 2 हो गया, और इसका कंसंट्रेशन कितना हुआ आपका, C अल्फा 1 हो गया। गलत बात तो नहीं है, 1 माइनस अल्फा 2 अगेन नेग्लेक्टिंग दैट थिंग, ये आपने इससे काट दिया, इससे काट दिया, ये आपकी चीज कितनी आ गई होगी आपकी C अल्फा 1 अल्फा 2। लो कमाल की बात देखो, अब K2 जो है आपका C अल्फा 1 अल्फा 2 के बराबर है, मतलब कभी भी अगर इस टाइप का क्वेश्चन आए तो K2 की जो K2 दिया है आपको सेकंड डिसोसिएशन कांस्टेंट, वही आपकी H2 माइनस की कंसंट्रेशन हो जाएगी। सिमिलरली आप A3 माइनस की भी कंसंट्रेशन कैलकुलेट कर सकते हो। ये इस तरह चलता है, ये काफी इजी है, आप इसको देख सकते हो, इसमें कोई इतनी बड़ी बात नहीं हो रही। तो यार आई होप कि आपको ये सब बहुत ये आपको अच्छे से समझ में आया होगा कि हमने पीएच ऑफ पॉलीप्रोटिक एसिड्स कैसे निकाला। अब यार ये बहुत इजी चीजें हैं, मतलब आप अगर लॉजिकली जाओगे तो आपको इसमें कुछ भी टफ नहीं नजर आएगा। हाँ मैं बताता हूँ मैं कहाँ पे कंफ्यूज होता था जब मैं पढ़ता था, या मैं कंफ्यूज होता था कि यार सक्षम ये H2A माइनस जो है, H2A माइनस जो है ये सिर्फ इसमें थोड़ी ना जा रहा होगा, बेसिकली H2A माइनस है ना यार, ये तो एक बेस भी तो है, तो यार ये बैक बैक मतलब बेस की तरह बिहेव करके OH माइनस भी देगा। इस तरह के बहुत डाउट्स आते थे। आपको आयनिक में ये वाले डाउट्स क्लियर होने बहुत जरूरी है, तभी आपकी जो आयनिक है वो उसमें आप कॉन्फिडेंस ला सकते हो। तो आपको समझ आया कि हाँ ये तो मैंने सिर्फ एसिड वाली इक्वेशंस लिख दी। यार आपकी बात बिल्कुल ठीक है कि हाँ वो बैक भी जाएगा, बट आपको एक बात समझनी, जब आपको H3 का कंसंट्रेशन H3 का आपको पीएच निकालना है, तो आपने सारे H प्लस वाले कॉन्सेंट्रेशन लिख डाले। देखो इसमें कोई गलती नहीं है, वो जितना OH माइनस आ रहा होगा, आपको पता है H प्लस इंटू OH माइनस 10 टू द पावर माइनस 14 होती है, तो वहां से कॉम्पनसेट होता चला जाता है। बेसिकली आपको समझ आना चाहिए कि हमारे ये वाले स्टेप्स क्या हैं। अगर आपको कभी खास कह दिया जाए कि आपके पास सोल्यूशन में H2A माइनस है, उसका मेथड अलग चीज है। उसका मेथड कैसे करते हैं वो आप वो उसका मेथड क्या होता है वो आप आगे अभी सीखने वाले हो, वो आगे की हेडिंग्स में आएगा, वो हम तब सीखेंगे। फिलहाल के लिए आपको समझ में आना चाहिए कि यार ऐसे ऐसे होता है। उसमें हाँ हम डेफिनेटली कंसीडर करेंगे कि जो बैक इफेक्ट होता है वो कैसे काम करता है। फिलहाल के लिए हमारे पास ये समझ आया। अब हम मूव करते हैं दोस्तों, अब हम हेडिंग डालेंगे कि अगर हमें पीएच निकालना हो, पीएच ऑफ मिक्सचर ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड एंड वीक एसिड। ठीक है, देखो इसमें भी वही केस होता है कि 99% टाइम्स कुछ हो रहा होगा, बट 1% टाइम कुछ अलग हो जाए, उसकी कंडीशन में आपको समझाऊंगा। और आप बहुत ध्यान से देखो, आपको कोई इसमें बड़ी बात नहीं लगेगी, इट्स एन इजी थिंग। देखो आपके पास एक एसिड है, आपके पास Ha, ये आपके पास किस में गया H प्लस प्लस A माइनस में, और सपोज आपको कह दिया था कि एक HCl हमारे पास है, सपोज C0 कंसेंट्रेशन का। HCl को मैं मान लू कि कोई स्ट्रॉन्ग एसिड था, HCl एग्जांपल के लिए लगाए, तो मैं मान लेता हूं कि सपोज ये था C 1 माइनस अल्फा 1 माइनस अल्फा, अल्फा 1 तो करने की जरूरत नहीं है, C अल्फा 1 C अल्फा 1। ठीक है, तो अगर एक स्ट्रॉन्ग एसिड था तो वो C0 की फॉर्म में इसमें ऐड हो जाएगा। ओके, तो अब आपको क्या समझ आया,
सपोज इसका कॉन्सेंट्रेशन था C1, C0 ऐड होगा ना, वो तो स्ट्रॉन्ग है तो पूरा डिसोशिएट हो गया होगा। तो आपने लिखा K1 इक्वल टू C अल्फा 1 प्लस C0 इंटू C अल्फा 1 अपॉन C इंटू 1 माइनस अल्फा। आपने इससे हटाया, आपने यहाँ पे अल्फा को नेग्लेक्ट करा, तो आपका K1 कितना बन गया, K1 आपका बन गया C अल्फा प्लस C0 इंटू अल्फा। अच्छा, अब एक खास बात, अब क्या हो रहा होगा ना दोस्तों, अब मैं डिस्कस करता हूँ 99% केस में क्या हो रहा होगा और 1% केस में क्या हो रहा होगा, जिसके लिए आपको चेक करना होगा। 99% केस में क्या हो रहा होगा कि जो C अल्फा है आपका, ये आपका बहुत कम आएगा C0 के कंपैरिजन में, तो आपका डायरेक्ट ये नेग्लेक्ट हो जाएगा और आपका जो अल्फा है वो आपका डायरेक्ट K1 बाय C0 हो जाएगा। बट फिर एक्सेप्शंस तो आते हैं ना, केस कुछ ऐसे आ जाएंगे कि आपका हर बार ये नहीं हो रहा होगा, तो आप वहां पर क्या करोगे, आप एक बात समझो, इक्विलिब्रियम काम कैसे करता है। आपका यहाँ पे C0 पड़ा था, सपोज अगर ये C0 बहुत ज्यादा पड़ा है तो इक्विलिब्रियम पहले ही राइट में काफी ज्यादा है, तो क्या होगा ना, ये बहुत थोड़ा सा शिफ्ट होगा ताकि आपका A माइनस का कुछ कॉन्सेंट्रेशन आ जाए और आपका मल्टीप्लाई करके इक्विलिब्रियम कांस्टेंट सेट हो जाए। ये बात आपको समझ में आती है। तो हमें समझ आया कि अगर ये पहले से बहुत ज्यादा होगा तो ये बस थोड़ा सा ज्यादा है, थोड़ा सा आएगा A माइनस, ताकि जब आप C अल्फा 1 को C0 से मल्टीप्लाई करो तो आपका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू मैच करा दे। बट अगर C0 जो है आपका, सपोज खाली पानी में एच डिसोशिएट होता तो भी तो यहाँ पे कुछ C अल्फा 1 आता ना। अब आपने देखा कि जो C0 है ना वो C अल्फा 1 के लगभग ही है, मतलब सपोज ये है आपका 2 इंटू 10 टू द माइनस 2, तो ये आपका 3 इंटू 10 टू द माइनस 2 है। तो आपने देखा कि यार ये इतना भी ज्यादा नहीं है कि ये बहुत थोड़ा सा डिसोशिएट करे, तो ये अपना तमीज से डिसोशिएट करेगा। यार यहाँ पे 2 इंटू 10 टू द माइनस 2 था, 3 इंटू 10 टू द माइनस 2 दिया है, तो कम तो होगा बट इतना भी कम नहीं होगा कि आप उसको भूल ही जाओ। तो उस केस के लिए आप चेक कैसे करोगे यार, उस केस को चेक करने के लिए इसमें आपके पास दो केस बन गए ना, दो केस आपके बन गए। एक तो क्या, जब आपने डायरेक्ट इसको नेग्लेक्ट कर दिया, आपने देखा कि C0 बहुत बड़ा है C अल्फा से, C अल्फा, ठीक है, तो उस केस में आपका K1 कितना हो जाएगा, C0 अल्फा, अल्फा कितना आ गया आपका K1 बाय C0। दूसरा केस आपने देखा कि यार जब C0 जो है C अल्फा के बराबर बराबर है, तो इस केस में आप क्या कर सकते हो दोस्तों, आपको पता करना है ना कि C0 C अल्फा 1 के कंपैरिजन में है या नहीं है। आप एक टाइम के लिए भूल जाओ कि C0 आपके सॉल्यूशन में है, आपको पता ही नहीं है कि है या नहीं है। आप नॉर्मली जैसे आप कैलकुलेट करते हो H प्लस का कंसेंट्रेशन, आप वो कैलकुलेट करो, वो कैसे करते हो आप, अंडर रूट K1 इंटू C, ऐसे तो आपका आता है ना H प्लस का कंसेंट्रेशन। तो आपने वो कैलकुलेट किया, ये बेसिकली इसको आप वही लिख दो, आपका अल्फा 1 कितना होता है अंडर रूट K1 बाय C, तो आपने C अल्फा कैलकुलेट कर लिया, यहाँ से C तो आपको गिवन है, तो आपने C अल्फा यहाँ से कैलकुलेट किया। अब अगर वो C अल्फा जो है आपके C0 के कंपैरिजन में है, मतलब पावर्स लगभग सेम है 10 टू द पावर माइनस में, तो आप क्या करोगे यार, तो आप इसको नेग्लेक्ट नहीं करोगे। ये आपका एसेंस है इस कॉन्सेप्ट का, कि अगर आपने सॉल्व करा इसको इग्नोर करते हुए और फिर आपका जो H प्लस का कॉन्सेंट्रेशन है कुछ आया, अगर वो स्ट्रॉन्ग एसिड के कंसेंट्रेशन के बराबर या लगभग है, तो आप इसको इग्नोर नहीं करोगे, मतलब नेग्लेक्ट नहीं करोगे। और अगर ये जो आपने कंप्यूट करा ये C0 से बहुत कम है, तो आप डायरेक्टली इसको हटाओगे और आप ये वाला फॉर्मूला लगाओगे। अगर आपका नहीं आया तो आपको सॉल्व करना पड़ेगा। आप इसको कैसे सॉल्व करोगे, K1 इक्वल टू C अल्फा प्लस C0 इंटू अल्फा। अब यहाँ पर आपकी क्वाड्रेटिक बनेगी और इतना क्वेश्चन आपको कॉम्प्लिकेट नहीं करवाना चाहेगा, इस वजह से आपके 99% केसेस ऐसे ही सॉल्व हो जाएंगे। आई होप कि आपको ये बात काफी अच्छे से समझ आई होगी, और अगर ये समझ आई है तो आप इसकी क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर सकते हो। देखो मेरे को मेन बात पहले ये समझ नहीं आती थी कि यार हमने ऐसे नेग्लेक्ट कैसे कर दिया है, हम कंपेयर कर रहे हैं तो इसको हम इग्नोर कैसे कर रहे हैं। बट मैंने इसको जब बहुत ध्यान से समझा, देखा, काफी देर लगाई, तो मुझे समझ आया कि हम कुछ देर के लिए इसको इग्नोर कर देते हैं ताकि हम निकाल सकें कि अगर बिना इसके कितना आता, तो अगर ये है तो ये कितना आएगा। तो इससे काफी प्रॉब्लम हमारी सिंपल हो जाती है, कॉन्सेप्ट हमें डिलीवर होता है उससे। थैंक यू फ्रेंड्स। अब हम डिस्कस करते हैं इसका नेक्स्ट टॉपिक। तो दोस्तों अब हम एक प्रॉब्लम सॉल्व कर लेते हैं। हमने जो भी लास्ट कॉन्सेप्ट सीखा है वो कॉन्सेप्ट क्या था कि स्ट्रॉन्ग एसिड और एक वीक एसिड का अगर हमें मिक्सचर दिया जाए तो उसका pH कैसे निकालना है। उसके हमने दो केसेस पढ़े थे। मैं आपको जो हमेशा 99% टाइम केस आने वाला है, मैं आपको उसका एग्जांपल करा के दिखाता हूँ। जैसे सपोज आपको एक एग्जांपल दिया हुआ है, जैसे आपके पास HCl है, ये आपको दिया हुआ है 0.2 मोलर, और आपके पास CH3COH है, ये भी आपको कितना दिया हुआ है 0.2 मोलर। आपको पता है कि वीक एसिड है तो इसका एक Ka दिया हुआ है 2 × 10⁻⁵।
अब मेरे को पूछे कि यार पीएच बताओ क्या होता है, तो ये बहुत इजी क्वेश्चन हो गया यहाँ पे। आप देखो ये वाले क्वेश्चन इनफैक्ट और भी ज्यादा इजी हो जाते हैं। इजी कैसे होते हैं मैं आपको बताता हूँ, क्योंकि इसके अंदर आपको अंडर रूट नहीं लेना पड़ता। यार ये देखो CH3COH हुआ, फिर क्या हो गया CH3COO माइनस प्लस H प्लस, ठीक है। तो ये आपका हो गया C अल्फा प्लस 0.2, ठीक है। तो आपको नजर आ रहा है यार कि जो हमारे पास अगर हमारे पास HCl ना होता तो हमारे पास जो H प्लस का कॉन्सेंट्रेशन आता वो कितना होता, वो होता आपका अंडर रूट के ए इंटू सी। तो कितना हो जाता है अंडर रूट के इंटू सी हो गया 2 इंटू 10 टू माइनस 5, बेसिकली 4 इंटू 10 टू माइनस 6, और आई कैन से इट इज 2 इंटू 10 टू माइनस 3। तो ये हो गया 0.002। अब आप बताओ 0.002 0.2 से बहुत कम है, तो आप समझ सकते हो कि ये वाली जो क्वांटिटी है बहुत ज्यादा है। तो हमारा जो इक्विलिब्रियम है वो बहुत ही थोड़ा सा आएगा, जस्ट ताकि कि वो मल्टीप्लाई करके हमारे इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के बराबर कर दे। तो हमें पता है कि हमारा जो CH3COH है वो बहुत ज्यादा तो डिसोशिएट नहीं करने वाला। अब वो बहुत ज्यादा डिसोशिएट नहीं करने वाला, तो मैं डायरेक्ट लिख देता हूं कि Ka इक्वल टू C अल्फा प्लस 0.2 इंटू C अल्फा अपॉन C इंटू 1 माइनस अल्फा था ना, ये C इंटू 1 माइनस अल्फा, ये इससे कट गया, 1 माइनस अल्फा को मैंने 1 कर दिया। और हमें पता है कि C अल्फा नेग्लेक्ट हो जाएगा क्योंकि बहुत कम है। तो Ka कितना हो गया आपका 0.2 इंटू अल्फा। Ka की वैल्यू कितनी दी थी 2 इंटू 10 टू द पावर माइनस 5 इक्वल टू 2 इंटू 10 टू द पावर माइनस 1 इंटू अल्फा। तो अल्फा कितना हो गया आपका 10 टू द पावर माइनस 4। तो आपका H प्लस कितना आ गया, H प्लस का आपका कॉन्सेंट्रेशन कितना आ गया, ऑल्दो आपको पता है कि H प्लस का कॉन्सेंट्रेशन तो आपको 0.2 ही रहने वाला है। ऐसे क्वेश्चंस में इंपॉर्टेंट होता है कि आप सपोज CH3CO माइनस का कॉन्सेंट्रेशन पूछ ले वो आपसे, तो वो आपको पता चल गया, आपको अल्फा पता चल गया, आपके पास C आपको पता था, C कितना था आपको 0.2, तो आपका CH3CO माइनस का कॉन्सेंट्रेशन कितना हो गया यार, यह आपका हो गया 0.2 इंटू 10 टू द पावर माइनस 4, और आई कैन राइट इट एज 2 इंटू 10 टू द पावर माइनस 5 मोलर। ये क्वेश्चंस ऐसे सॉल्व होते हैं। वो जो आपको कंफ्यूजन होना था वो मैंने आपको समझा दिया कि वो आप चेक कैसे करोगे कि कब आपको नेग्लेक्ट करना है नहीं करना है। आई होप कि आपको समझ आया होगा। अब यार हम बढ़ने वाले हैं आयनिक के ना बहुत ही प्यारे और इंटरेस्टिंग और मेरे पर्सनल फेवरेट कॉन्सेप्ट्स के ऊपर। अब आते हैं हम सॉल्ट हाइड्रोलिसिस पर। सॉल्ट हाइड्रोलिसिस, यार देखो सॉल्ट हाइड्रोलिसिस में आपको पहले ये टफ चीज पे बाद में आऊंगा जो टफ लगती है। पहले आप समझो आपने अब तक पढ़ा क्या, आपने अब तक पढ़ा कि यार अगर आपके पास दो स्ट्रॉन्ग एसिड हो, मतलब एक स्ट्रॉन्ग एसिड एक स्ट्रॉन्ग बेस हो, तो आप उनकी रिएक्शन कैसे कराते हो, आप सिर्फ H प्लस और H माइनस को सब्ट्रैक्ट करके जो आपके पास नेट बचता है आप उससे कंसंट्रेशन डिराइव कर देते हो। ठीक है, फिर आपने समझा कि यार स्ट्रॉन्ग एसिड हो वीक एसिड हो, मैं उस केस में क्या करूंगा, वो आपको समझ आया। अच्छा अब मैं कह रहा हूं आपको स्ट्रॉन्ग और स्ट्रॉन्ग का तो आता है। अगर आपके पास अब बहुत सारे तरह के केस आएंगे, अब आपके पास केस आएंगे कि आपके पास स्ट्रॉन्ग एसिड है वीक बेस है, या फिर इसका वाइस वर्सा स्ट्रॉन्ग बेस है वीक एसिड है। तो ये वाला केस अभी आपने नहीं पढ़ा, इसको आप पढ़ोगे। केस नंबर 2 क्या होता है कि आपके पास दोनों वीक हैं, तो कैसे होगा। तो ये आप कुछ कॉन्सेप्ट अभी समझने वाले। तो यार अब हम केस 1 हमारे पास लेते हैं कि सपोज हमारे पास केस 1 है हमारा, एक तो हमारे पास क्या हो गया, हमारे पास हो गया वीक एसिड हो गया, और सपोज हमने एक स्ट्रॉन्ग बेस ले लिया समझने के लिए। ठीक है, अच्छा बात एक बात समझो यार, मैं आपको पहले ही क्लेरिफाई कर देना चाहता हूँ क्योंकि इसमें मैं कंफ्यूज रहता था, ताकि आप कंफ्यूज ना हो। देखो हमारे पास 3 केस आने वाले हैं, एक तो अभी मैंने जो आपको बताया, सेकेंडली इसके अंदर एक और तरह के केसेस आते हैं कि लिमिटिंग कौन है बेसिकली। ठीक है, आप वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस को रिएक्ट करा रहे हो, वीक एसिड को रिएक्ट करा रहे हो, आप कुछ भी रिएक्ट करा रहे हो, आपको पता होना चाहिए कि लिमिटिंग से फर्क पड़ता है। सपोज आप वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस के केस में जा रहे हो, ठीक है, इसमें 3 केस आते हैं, वीक और स्ट्रॉन्ग में 3 केस आते हैं। वो 3 केस क्या आते हैं कि अगर आपके दोनों लिमिटिंग है तो आपका क्या हो जाएगा, एक सॉल्ट बन जाएगा और आप उसकी हाइड्रोलिसिस करोगे, वो हमारा जस्ट वाला टॉपिक है। बट क्वेश्चंस कैसे आ सकते हैं, क्वेश्चन आ सकते हैं कि सपोज आपका वीक वाला जो है वो एक्सेस में प्रेजेंट हो, बेसिकली स्ट्रॉन्ग वाला आपका लिमिटिंग था, स्ट्रॉन्ग वाला खत्म हो गया, वीक वाला पड़ा हुआ है, तो हम पढ़ेंगे बफर। वो क्लासिफिकेशन जाती है बफर पे। बेसिकली क्वेश्चन पढ़ के आपको समझ आना चाहिए, अच्छा हमारी ये वाला जो क्वेश्चन है ये उस वाली क्लासिफिकेशन से कर रहा है, तो हम इसमें बफर अप्लाई करेंगे। एक और क्लासिफिकेशन क्या आती है कि जो आपका स्ट्रॉन्ग वाला हो वो एक्सेस में हो, तो उसकी एक और क्लासिफिकेशन, वो एक और तरह का कॉन्सेप्ट है, उसको हम अलग से पढ़ेंगे। तो अभी जो हम पढ़ रहे हैं वो कौन सा है जिसमें दोनों लिमिटिंग है। ठीक है, तो हम इसको स्टार्ट करते हैं। सपोज वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस है,
तो मैं एग्जांपल के तौर पे ले लेता हूँ CH3CO H लिया। अच्छा, आप इससे पहले एक और बात समझो, अगर आपका एसिड और बेस रिएक्ट करता है, बेसिक से स्टार्ट करते हैं ना, आपका एसिड और बेस रिएक्ट करा तो आपका क्या बना, सॉल्ट प्लस वाटर। अच्छा, आज तक आपने पढ़ा किया सॉल्ट जो है वो न्यूट्रल है, क्योंकि वो कब होता है, जब दोनों स्ट्रॉन्ग है। बेसिकली अगर आपका इनमें से एक भी वीक हो जाता है तो जो स्ट्रॉन्ग नेचर का होता है, बेसिकली सपोज एसिड आपका स्ट्रॉन्ग था, तो आपका जो सॉल्ट होगा ना वो भी आपका एसिडिक नेचर का होगा, वो आपका एसिडिक नेचर का होगा। अभी क्या होते हैं, कैसे होते हैं समझाऊंगा मैं, बट अभी आप इसको समझ लो कि हाँ ठीक है, हमें पता तो चल गया ऐसा होता है। जो भी स्ट्रॉन्ग होगा उसी नेचर का होगा, अगर एक स्ट्रॉन्ग एक वीक होगा तो। ठीक है, अब हम एग्जांपल लेते हैं। सपोज हमारे पास एक वीक एसिड तो है CH3COH और एक स्ट्रॉन्ग बेस है हमारा NaOH। अच्छा, अब इनकी मैंने रिएक्शन करा दी तो क्या बन गया मेरे पास, CH3COO माइनस Na प्लस H2O। ये बात आपको समझ में आ गई? हाँ आ गई मेरे को ये बात समझ में। तो अब आपको ये बात पता चली यार कि अब आप ये देखो, इसमें हमारा स्ट्रॉन्ग कौन था, NaOH था, स्ट्रॉन्ग था। NaOH क्या है, एक बेस है, तो आपको समझ आई कि ये जो सॉल्ट है ना, ये आपका एक बेसिक सॉल्ट है। ठीक है। अच्छा, इधर आपके पास कुछ बचा, मुझे कंफ्यूजन ये होता था कि यार ये तो इक्विलिब्रियम में रहता है ना। सपोज इसकी कंसंट्रेशन मुझे C दी थी, तो हमें बताया गया कि इसकी कंसंट्रेशन भी C होती है, तो मेरे को ये बात समझ नहीं आती थी यार, इसकी कंसंट्रेशन C है तो उसकी कंसंट्रेशन C क्यों हुई भाई। ऐसा इसलिए हुआ है यार क्योंकि यहाँ पर आपका इक्विलिब्रियम रहेगा। मैंने माना कि CH3COH जो है वो डिसोशिएट हुआ था CH3CO माइनस प्लस H प्लस में, कोई गलत बात नहीं है। आपका NaOH आया, जो H प्लस था वो NaOH खा गया, थोड़ा सा जितना H प्लस था उतना NaOH ने खा लिया, तो रिएक्शन क्या हुई, H प्लस कम हो गया ना, रिएक्शन आगे शिफ्ट हो गई। फिर थोड़ा सा H प्लस आया, वो फिर OH माइनस ने खा लिया, फिर रिएक्शन आगे शिफ्ट हो गई। राइट में शिफ्ट होती रहेगी ना रिएक्शन आपकी। तो क्या होगा, जब आपकी इक्वल कॉन्सेंट्रेशन के हैं तो जितना H प्लस से फेंकता चला जाएगा उतना NaOH खाता चला जाएगा, तो दोनों जो है साइमल्टेनियसली खत्म हो जाएंगे। तो ये C था, ये जीरो रह जाएगा, ये भी आपने सपोज C ही डाला था तो ये भी जीरो रहेगा, ये सिर्फ आपका क्या बन गया, C बन गया। इस सॉल्ट की कंसंट्रेशन आपके पास आएगी। तो अब आपके सॉल्यूशन में क्या बचा, सिर्फ ये और पानी, पानी तो आपके पास था ही, तो सॉल्यूशन में आपके पास ये बचा। तो अब जो pH और pOH वगैरह आ रहा होगा वो सिर्फ इससे आ रहा होगा। सॉल्ट कैसा है, हमारा बेसिक सॉल्ट है, तो अब CH3CO माइनस, इसकी हाइड्रोलिसिस होगी, बेसिकली आपका एक सॉल्ट है ना, प्लस आपने H2O करा तो इसने क्या बना दिया, CH3COH प्लस वाटर। अच्छा, इस इक्वेशन का आपको पता है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या होगा, आपको बिल्कुल पता है, क्योंकि आपको इसका Ka गिवन होता है, और आपको पता है ये एक बेस है जो कि इसका कॉन्जुगेट बेस है, और उसके कॉन्जुगेट बेस का Kb क्या होता है हमारे पास, Kb होता है हमारे पास Kw/Ka। सही बात है। तो आपके पास ये कंसंट्रेशन C थी, तो C माइनस C अल्फा, C अल्फा, C अल्फा, अगेन सिंपल सी आपकी वही इक्वेशन आ गई, Kw/Ka इक्वल टू C अल्फा स्क्वायर अपॉन 1 माइनस अल्फा। 1 माइनस अल्फा को नेग्लेक्ट कर दिया तो आपका अगेन कितना हो गया, आपका एक सेकंड, यहाँ पर आपका OH माइनस आना था ना यार, ठीक है। तो आपका अगेन कितना रह गया, यहाँ पर आपका जो OH माइनस का कंसेंट्रेशन आ जाएगा वो आपका कितना हो जाएगा, अंडर रूट Kw/Ka इंटू C। बेसिकली जब आप सॉल्व करोगे तो आपको आपके पास ये चीज मिल जाएगी। दिस हाउ इट गोस। एक और खास चीज कह देते हैं इसको, जैसे बेसिकली अभी एक सॉल्ट है ना, एक सॉल्ट की तरह बिहेव कर रहा है, तो हम Kb को Kb ना बोल के हम KH बोल देते हैं। वो सिर्फ टर्मिनोलॉजीज है, आपको पता होना चाहिए कि यार मेन चीज तो हमारे पास वही हो रही है जो हमने एक चीज सीख ली थी, उसी को घुमा फिरा के वो कुछ कुछ भी बोलता रहता है, चैप्टर को आपको टफ दिखा दिया जाता है, चैप्टर टफ है नहीं, बेसिक्स आपके क्लियर हो तो आपको समझ आ गया, लो आपने OH माइनस का कंसंट्रेशन निकाल दिया। इसी तरह अगर एसिड और बेस को इंटरचेंज कर देते वीकनेस के टर्म्स में, तो आपका यहाँ पर बस कुछ भी ना होता, Kw/Kb हो जाता। तो यार आई होप कि आपको ये सब समझ में आ गया होगा, और ऐसे आप इसके सॉल्ट हाइड्रोलिसिस कर सकते हो। अगले नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे कि अगर नेक्स्ट लेक्चर में हम क्या देखेंगे, नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे अगर दोनों वीक हैं तो अगेन कंडीशन वही रहेगी कि कंसंट्रेशन दोनों की सेम होने वाली है। कंसंट्रेशन अलग अलग वाला जो फंडा है वो हम पढ़ेंगे आगे, वो हम पढ़ेंगे बफर में, और जो हमारा नेक्स्ट कॉन्सेप्ट होता है जिसमें स्ट्रॉन्ग एक्सेस में होता है, तो वो हम सीखेंगे। थैंक यू गाइस, अगर आपको ये वीडियो समझ आया हो तो ड्रॉप अ लाइक एंड पोस्ट योर कमेंट्स इन द कमेंट सेक्शन। थैंक यू गाइस।